हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें कि 3 स्टोरी है। तो आज हम पहले स्टोरी को कवर करेंगे, जो कि है अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय ल्यूसियो रॉड्रिग्स। अ बेकर फ्रॉम गोवा। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो पुराने समय के जो लोग थे वो हमेशा पुराने पोर्चुगीज डेज को याद करते हुए और उस समय के ब्रेड बेचने वाले लोगों के बारे में उनकी कहानियाँ हमें बताते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixtures and molders and those who bake the loaves. Those age-old times, tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. तो यहाँ पे राइटर जो है वो हमें बताते हैं कि अभी के समय में भले ही ब्रेड पसंद करने वाले लोगों की कमी हो गई हो, लेकिन ब्रेड बनाने वाले पुराने ज़माने में से अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ब्रेड को बना रहे हैं गोवा में और बेच रहे हैं। उस समय जिस भी बर्तन में मिक्सचर्स मोल्डर्स जो भी थे बनते थे, अभी के समय में भी वो सारी चीज़ें जिसकी मदद से ब्रेड बनाया जाता था, वो सारे अभी भी मौजूद हैं। रेमिनिसाइजिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है यहाँ पे थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, मतलब खुशी से और बहुत ही चाव से पुराने समय की बातों को याद करना। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa. Heralding का मतलब announcing, traditional का मतलब यहाँ पे परंपरा होता है, ठीक है। बेकर का मतलब यहाँ पे जो कि ब्रेड या केक बनाता है। तो यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं कि ये परंपरा पुराने ज़माने से अभी के समय तक चलती आ रही है। हो सकता है ऐसा कि उस समय में अगर पिताजी या उसके घर के कोई दूसरे लोग बेकर का काम करते थे, तो उसी परंपरा को अभी उसका बेटा आगे लेकर जा रहा है एज अ फैमिली प्रोफेशन, मतलब परिवार की बिजनेस। प्रोफेशन को हम बिजनेस भी बोल सकते हैं। These bakers are even today known as padder in Goa, और आज के समय में इन बेकर्स को हम पैडर के नाम से गोवा में जानते हैं या वो पहचाने जाते हैं। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? No, not at all. The loaves were bought by some पास्किन और बास्टिन। तो उस समय में जब बचपन में राइटर बता रहे हैं कि वो छोटे थे, तो गोवा में जो बेकर्स थे जब भी ब्रेड बेचने आते थे तो वो एक फ्रेंड की तरह हो गए थे, वो एक गाइड की तरह हो गए थे, जो कि डेली उस रास्ते से गुजरते थे। दिन में 2 बार, एक बार जब वो बेचने जाता था ब्रेड, और दोबारा जब वो बेचकर अपने बास्केट को, अपने टोकरे को खाली कर कर घर लौटता था। तो आते जाते वहाँ के बच्चों से उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। और बेकर का जो सबको अपनी पहचान देने का तरीका था, जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बैम्बू, बांस से वो एक आवाज़ करता था जिससे पता चल जाता था गांव के लोगों को या आसपास के लोगों को कि ब्रेड बेचने वाला आया है, और बच्चे उसके पास दौड़कर चले जाते थे।
और जो ब्रेड था वो किसी पास्किन या बेस्टिन द्वारा खरीदा जाता था, जो कि मेड सर्वेंट घर का हुआ करता था। What we longed for were those breads bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. और ब्रेड खरीदने में बहुत ध्यान से बच्चे जो थे वो ब्रेड को पसंद करते थे, चुनते थे और खरीदते थे। और कभी कभी तो स्पेशली जो ब्रेड बनाया जाता था वो बहुत ही मीठा होता था। The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo staff. On hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. तो बेकर जब उस ज़माने में किसी गांव में या किसी बस्ती में अपने ब्रेड को बेचने के लिए एंट्री लेते थे तो वो एक झंग झंग की म्यूजिकल आवाज़ से, जो कि बांस की आवाज़ थी, वो एंट्री करते थे ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि ब्रेड बेचने वाला आया है। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke. Rebuke का मतलब होता है expression of disapproval. तो जब भी ब्रेड बेचने वाला उधर से गुजरता था गांव से, तो वो जो घर की औरतें थी उन्हें देखकर गुड मॉर्निंग विश करता था और अपने बास्केट को रखता था। और जैसे ही बच्चे देखते थे कि ब्रेड बेचने वाला आया है, वो उसके आसपास घूमने लगते थे। लेकिन घर की जो औरतें थी वो अपने अपने बच्चों को वहां से हटाने लगती थी। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. और जब वो ब्रेड खरीदती थी तो ब्रेड उन बच्चों के हाथ में नहीं दिया जाता था, ब्रेड घर के नौकरों के हाथ में दिया जाता था। But we would not give up. We would climb a bench or a parapet and peep into the basket somehow. I can still recall the typical fragrance of those loaves. तो यहाँ राइटर क्या कह रहे हैं कि इन लोगों के हटाने के बावजूद हम नहीं मानते थे और हम किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ के उसकी टोकरी के अंदर झांकते थे और हम ये काम करने में कामयाब भी हो जाते थे कि उसकी टोकरी में और क्या क्या रखा हुआ है। और जो खुशबू आती थी उसके टोकरी से ब्रेड की, वो तो लाजवाब ही होती थी। We would climb a bench or a parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elders and the bangles for the children. तो बच्चों के लिए कुछ अलग तरह के ब्रेड हुआ करते थे और बड़ों के लिए अलग तरह के। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly, and we should, and why we should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. और यहाँ पे राइटर जो है वो बता रहे हैं कि एक बार जब ब्रेड खरीदा जाता था घर में, तो फिर हम ये भी भूल जाते थे कि हमें अपने मुंह को ब्रश भी करना है और धोना भी है। और वो बड़े प्राउडली ये कह रहे हैं कि जब हम बच्चे थे तो हम हमेशा एक ही एग्जाम्पल देते थे कि क्या शेर कभी अपने दांतों को धोता है, और दांत धोने के लिए आम के पत्तों को भी तो तोड़ना पड़ता था, तो इतनी मेहनत कौन करने जाए। और वो बिना मुंह हाथ धोए ही गरम गरम चाय के साथ ब्रेड को खाया करते थे। अब यहाँ पे राइटर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज अ पार्टी और अ feast loses its charms without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasions of her daughter's engagement. Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of bakers
furnace in the village is absolutely essential. तो यहाँ पे राइटर जो है वो कह रहे हैं कि शादियों के समय में एक स्पेशल स्वीट बनता था ब्रेड का जिसका नाम हुआ करता था बोल, और इस बोल आइटम जो कि एक स्वीट डिश थी उसके बिना तो शादी समारोह बिल्कुल अधूरी लगती थी। और लेडीज जो थी घर की वो अपने बेटी के एंगेजमेंट के अवसर पे सैंडविचेस बनाया करती थी। क्रिसमस के त्यौहार में केक और बोलिनास, ये दोनों एक स्वीट डिश है, ये सब तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट था। तो हर एक विलेज में बेकर्स का फर्नेस होना बिल्कुल ही ज़रूरी था, ताकि किसी भी तरह का त्यौहार या किसी भी तरह का फंक्शन अगर घर में हो या गांव में हो तो ब्रेड से जो भी बने हुए स्वीट डिश हुआ करते थे उसे बनाना ज़रूरी होता था। द बेकर और अ ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। उस ज़माने में बेकर्स और जो ब्रेड सेलर थे उनका एक अलग ही तरह का ड्रेस होता था जिसका नाम था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. तो उस समय में कबाई जो था वो एक पर्टिकुलर ड्रेस हुआ करता था बेकर्स का, जो कि एक लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था नीज के नीचे तक, घुटनों के नीचे तक। और राइटर यहाँ कह रहा है कि हमने भी अपने बचपन में बेकर्स को शर्ट और ट्राउज़र पहने हुए देखा है जो कि छोटे साइज का हुआ करता था, फुल लेंथ भी नहीं हुआ करता था, एज इफ वी कैन से हाफ पैंट्स। और अभी के भी समय में जब वो लोग इस तरह के ड्रेस पहनते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये एक पैडर है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड his bills at the end of the month. Monthly account used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. तो बेकर अपने जो भी हिसाब था, उनका जो भी बिल्स हुआ करता था, वो अपने महीने के अंतिम में अपने ग्राहकों से कलेक्ट करते थे, और जो भी अकाउंट्स था वो दीवार में पेंसिल से लिखा जाता था डेली का। बेकिंग उस ज़माने में एक बहुत ही ज़्यादा लाभदायक बिजनेस हुआ करता था। कोई भी बेकर कभी भी भूखा नहीं रहता था या गरीबी में नहीं जीता था। उस समय उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी था। अभी के भी समय में अगर हम उस तरह के फिजिक के किसी इंसान को देखते हैं तो वो आज भी एक ब्रेड बेचने वाला या बेकर बेचने वाले के अपीयरेंस से कंपेयर किया जाता है। प्लम्प फिजिक का मतलब होता है प्लेजेंटली फैट बॉडी, मतलब भरा पूरा शरीर। ओपन टेस्टिमनी, पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी। पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर मतलब कि किसी के भी अपीयरेंस के बारे में बताना। अकाउंट्स का मतलब होता है खाता बही, कलेक्टेड का मतलब होता है लेना, प्रॉफिटेबल का मतलब होता है लाभ, जैकफ्रूट का मतलब होता है कटहल। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ये पहला लेसन जो कि अ बेकर फ्रॉम गोवा है वो समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।